मेरे मन में इस बच्चे के लिए प्रेम उमड़ता ही नहीं, कहा था उसने। पर यह बात तो शुरू के दिनों की है। बाद में असहाय वेदना, बढ़ता ब्लड प्रेशर तथा अत्यधिक टेंशन के बीच भी उसने अपने गर्भस्थ शिशु के लिए कोमल भावनाएं जरूर पाली होंगी। उसके आने से सभी विपदाएं दूर हो जाएंगी, यह सोच भी की होगी, यह कामना भी की होगी। 6 वर्षीय बेटी से प्रसव के कारण 2-3 महीने दूर रहने की कल्पना ने उसे और भी दुखी किया होगा। बच्ची तो छोटा भाई या बहन मिलने के बहलावे से बहल भी गई होगी, मगर वह खुद बेटी से दूर रहकर एक दिन भी शांति से नहीं रह पाई होगी। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा कमोबेश सभी को था। वक्त से पहले मरे हुए बच्चे का जन्म, गला हुआ माथा, मुड़े हाथ पांव और अविकसित भ्रूण। अदिति से पूछवाया, मम्मी से पूछ भुट्टा खाएगी क्या? भूख से कुलबुलाते मैंने कहा हाँ, तो वह बोली बोल जाकर ले आए। अंदर सोई थी मैं, बाहर दादी पोती की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अदिति से कहा मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं अभी नहीं ला सकती। सास बोली ला नहीं सकती तो खाएगी क्या? अदिति अंदर बाहर आ जाकर बातचीत जारी रखे थी। फिर भुट्टे आए भी और मैंने बेशर्मी से खाए भी। आप सोच सकती हैं दीदी, मैं कभी ऐसी हो जाऊंगी? 2-3 दिन तक मेरे जहन में उसकी बातें घूमती रही। उससे जब भी फोन पर बात होती वो अपने अंदर का भरा सारा गुब्बार उड़ेल देती। कई बातें ऐसी भी होती जो आमने सामने उसे कहने और मुझे सुनने में संकोच हो सकता था। आखिर वह मुझसे काफ़ी छोटी है। फ़ोन पर ना मैं उसका शर्मसार चेहरा देख सकती थी और ना वह मेरा। नमिता रीता की छोटी बहन है और रीता मेरे बचपन की सहेली। नमिता मेरे सामने बड़ी हुई, बहनों में सबसे छोटी। उसके जन्म के बाद भाई के जन्म के कारण परिवार की वह लाडली बन गई। रूप, गुण, आभिजात, संस्कार, शिक्षा, खानदान व पैसा, ये 7 गुण ही तो देखते हैं लड़की में, और नमिता इन 7 गुणों में श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। लड़कों में तो गुण देखने का चलन ही नहीं है। अगर होता तो अमर के 7 खाने खाली। लड़की सुंदर हो, फिर सामान्य से भी कम दिखने वाला पति मिले तो परेशानी खड़ी हो सकती है। शायद ये किसी ने नहीं सोचा। फिर ना उसका काम के प्रति कोई लगाव, ना महत्वाकांक्षा और स्वभाव। संस्कार, शिक्षा की तो बात करना ही बेमानी। उसका गुस्सा ऐसा कि 30 दिन घर में आतंक छाया रहता। कभी माँ पापा के साथ तो कभी बहनों के साथ तो कभी नौकरों या पड़ोसियों के साथ। नमिता के आने के बाद सारा कहर उस पर बरसने लगा। मैं अक्सर सोचती, नमिता के घर वालों को अमर में क्या खूबी दिखी। अमीर घर का इकलौता बेटा, घर, गाड़ी, अर्थात भविष्य सुरक्षित। मगर नमिता जैसी लड़की को क्या इन सब की कभी कमी हो सकती थी? अमर के स्वभाव से परेशान उसके माँ पापा ने सोचा था कि समझदार सुंदर लड़की आकर उसे सही राह पर ले आएगी, लेकिन शादी के बाद स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, इसका अनुमान तक वे नहीं लगा सके थे। अब अमर के जुल्मों सितम का निशाना थी वह पराई लड़की, जो शादी के इतने वर्षों बाद भी किसी की भी अपनी नहीं हो सकी थी। हाँ, विगत 7 वर्षों के वैवाहिक जीवन में उसके खाते में छोटी उम्र में हाई ब्लड प्रेशर जैसा रोग और 6 वर्ष की प्यारी सी बेटी अदिति, ये 2 ही जुड़ पाए थे। इतने सालों बाद अनचाहे ही सही फिर गर्भ का अंदेशा हुआ तो घबरा गई थी नमिता। खुद को सामान्य करने में उसे बहुत समय लगा था। बड़ी मुश्किल से बीते थे वे 8 महीने, और उसका अंत भी क्या कम जानलेवा था। प्रसव के लिए इंदौर अपने मायके चली गई थी। डॉक्टर मम्मी पापा पर बरस पड़ी थी। इस बार लड़की बच गई है, चाहते हैं कि वह स्वस्थ हो सके तो प्लीज़ उसकी परेशानी सुलझाए, नहीं तो वो मर जाएगी। इतना हाई ब्लड प्रेशर इतनी छोटी उम्र में, कभी कुछ भी हो सकता है। उसके मम्मी पापा काँप उठे थे। नमिता ससुराल से इंदौर आती तब उसका उदास चेहरा, सूनी आंखें व अमर के फ़ोन आते ही काँप उठना, पर उससे इतना भर जाना कि अमर क्रोधी स्वभाव का है और मानसिक रोगी भी है। कई कुंठाएं पाल रखी है उसने। डॉक्टर कहती है कि उसकी परेशानी सुलझाए। नमिता की तकलीफों का निवारण अलगाव से हो सकता है। अमर से अलगाव का मतलब है नमिता
वह नन्ही अदिति का भविष्य, अकेलापन, लोगों की उठती उंगलियां, उससे उपजा नया तनाव। नमिता के मम्मी पापा अपनी बेटी के दुख में घुलते जा रहे थे। उसकी पूरी त्रासदी के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन कोई आर पार का कदम उठा लेने जैसा फैसला नहीं कर पाते थे। मेरी रीता से इस बारे में अक्सर बहस होती। उसके पापा का अपने परिवार तथा बिजनेस क्षेत्र में बहुत नाम था, पर नमिता का प्रकरण ना सुलझ पाने के पीछे यह बात भी रही हो कि उनके बेदाग घराने पर एक दाग लग जाएगा कि एक बेटी वापस आ गई ससुराल से। कमोबेश ऐसे ही आदर्शवादी और परंपरावादी संस्कारों के परिवेश में नमिता पली थी, तभी वह सह रही थी। शुरू में उसने अमर को समझाने की, वश में करने की बड़ी कोशिशें की, मगर नाकाम रही और फिर हताश हो गई। पिछली बार मैं इंदौर गई तो उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। वे नमिता के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। मैं रीता से मिलने कई बार उसके घर आ गई थी, पर अंकल आंटी से बस औपचारिक नमस्ते ही होता था। नमिता के जीवन से परिचित होने पर मुझे भी उन पर एक खींच सी थी। अंदर ही अंदर अच्छी भली लड़की को डुबा देने की बात कौंधती थी। नेहा, तुम्हारी नमिता से अक्सर बात होती है, आखिर अमर चाहता क्या है? क्यों नहीं पटती दोनों में? तुम्हें क्या लगता है? उसके पापा ने पूछा। अंकल, यह सवाल ही गलत है कि अमर चाहता क्या है। एक बिगड़ा इंसान जो चाहे उसे देते चले जाना कि बवाल ना मचाए, क्या ठीक है? अमर चाहता क्या है यह तो स्वयं अमर को खुद नहीं पता, ना उसके माँ पापा को पता है। जहाँ तक नमिता से न पटने की बात है तो इसकी कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मुझे कहने में संकोच होता है। नहीं, तुम खुलकर कहो बेटी। अंकल, जब नमिता शादी के बाद पहली बार दिल्ली गई तो दोनों के रूप रंग के अंतर को देखकर हर व्यक्ति चौंकता था कि ऐसे लंगूर के हाथ हूर कैसे लग गई। अमर को लगा कि लोग उसका अपमान कर रहे हैं। फिर हीनता का बोध होते ही वह जब तब अन्य लोगों के सामने बेवजह नमिता को फटकारने का कोई मौका नहीं चूकता। वह उसे पांव की नोक पर रखता। नमिता उसकी एक धमक से थर-थर कांप जाती। अपने पुरुष अहम को तृप्त करने के लिए चीखते चिल्लाते हुए यह भूल ही जाता कि पति पत्नी के रिश्ते की सारी आर्द्रता वह सोखता जा रहा है। 2 मिनट उससे बात करते ही उसकी मानसिक अस्थिरता का जायजा मिल जाता है। ना जाने आपको कैसे, माफ कीजिएगा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। नहीं बेटी, तुम ठीक कह रही हो। उस समय सोचा हमने भी था कि वह रूप रंग व्यक्तित्व में नमिता की जोड़ी का नहीं है, लेकिन स्वभाव ऐसा होगा ये कैसे पता होता? नहीं अंकल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर ही लिखा होता है कि वे क्या है। अमर उनमें से एक है। आप उसे किस तरह समझ नहीं पाए। यह ठीक है कि रूप रंग विशेष अर्थ नहीं रखते, मगर वह एक मानसिक रोगी है। उसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। हो सकता है कि वह ठीक भी हो जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वह खुद को और उसके माँ पापा यह जाने की तकलीफ क्या है और कहाँ है। हमने तो नमिता को हमेशा शांत रहने और समझौता करने की ही सीख दी है नेहा, ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े। यही गलत कर रहे हैं आप। समझौता और सहने की घुट्टी पिला पिला कर लोग लड़कियों को नकारा बना डालते हैं। उन्हें खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहता। प्रत्येक जायज़ नाजायज़ बात पर शांत रहने और समझौता करते जाने के नतीजे देखे आपने। अमर और उग्र होता गया और नमिता बीमार। दरअसल नमिता मुझे छोटी बहन जैसी है, इसीलिए जानती हूँ। माफ़ करें, मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ कहना पड़ा। नहीं नेहा, ऐसा मत सोचो। हमने खुद तुमसे सलाह मांगी है। समस्या सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर तुम क्या सोचती हो? क्या खुलकर कह सकती हो? भूल तो हमसे ही हुई है, इतना तो हम भी जानते हैं बेटी। अंकल, नमिता की परेशानी बड़ी बारीकी से मैंने समझा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु हल सिर्फ 2 है। पहला, अमर का इलाज करवाना, जिसकी संभावना कम से कम मुझे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। दूसरा है नमिता के जीवन के बारे में कोई ठोस कदम उठाना। पहला उपाय अमर और उसके माता पिता के पास है और दूसरा आपके पास। वे अपने बेटे बहू का सुखी दाम्पत्य चाहते होते तो यह काम बहुत पहले हो चुका होता। परोक्ष रूप से ही सही, उन्होंने स्थिति को सुलझाने की जगह उसे और जटिल बनाया है। दूसरा उपाय करने के लिए बहुत सा
हिम्मत और दृढ़ निश्चय चाहिए। नेहा तुम अपनी सी न लगती तो क्या हम तुमसे सलाह करते? हाँ, परसों रीता मुंबई से आ रही है, तब जरूर आना बेटी। रीता के आते ही आप फ़ोन कर दीजिएगा। रीता आते ही मुझसे मिलने आ पहुंची। वहां उसने अपना अधूरा फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा करके एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था जो बहुत चलने लगा था। सफलता का नूर उसके चेहरे को दमका रहा था। नेहा कैसी हो भाई? अच्छा हुआ जो इंदौर में मिल गई, वरना तुमसे मिलने दिल्ली आना पड़ता। कितनी बार आई दिल्ली, बताओ तो ज़रा। सच इस बार मन बना लिया था कि जाना ही है। खैर, सुना हमारी नमिता के क्या हाल है? इस हादसे के बाद अमर साहब का फुफकारना कम हुआ या नहीं? कुछ सबक लिया या वैसे ही है? खुद को कसूरवार मानकर कुछ तो पछता रहे होंगे। तुम भी रीता, आशावादी होना ठीक है, मगर किसी चमत्कार की आशा लगाना मूर्खता है। मैंने तो पिछली बार ही बताया था कि वहाँ स्थिति के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। फिर भी तुम लोग किस भ्रम में हो अब तक? ओह, चहकती रीता बुझ सी गई। अभी 2 महीने पहले ही तो नमिता ने मृत बच्चे को जन्म दिया था। रीता यहाँ आने से 2 दिन पहले ही मेरी नमिता से बात हुई थी। उसे मैंने नहीं बताया कि मैं इंदौर जा रही हूँ, तो शायद ही वह मुझसे कुछ बताती। वह भी कहाँ चाहती है कि उसकी तपिश की आंच यहाँ तक पहुँचे। क्या कह रही थी? रीता की आंखें डबडबा गई। कह रही थी दीदी, जिस आदमी से थोड़ा भी प्यार ना हो उसके साथ पूरा जीवन काटना कितनी बड़ी सजा है। मैंने भी उससे यही पूछा कि बच्चे की मौत से अमर को कुछ धक्का लगा क्या? तो बोली कि पता नहीं, पर रंग ढंग वही के वही है। घर में पैर रखते ही मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी हाथ से कुछ गिरता है तो कभी कुछ। दीदी क्या करूं? औरतें शाम को पति के आने का इंतजार करती हैं, और सच कहूं तो मैं सुबह उसके जाने का, जब तक वह घर में रहता है मुझ पर दहशत छाई रहती है। कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। रीता के कपोलों पर भी आंसू बह चले। वह फिर बोली, अदिति के क्या हालचाल है नेहा? नमिता ही कह रही थी कि अदिति सब समझने लगी है, पापा से थरथर कांपती है, बहुत अंतर्मुखी होती जा रही है। पिछले दिनों अजय दहाड़ते हुए नमिता पर हाथ उठाने को आगे बढ़ा तो वह एकदम सिटपिटा गई। बाद में पूछा था कि मम्मी, हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं क्या? अनजाने ही मासूम बच्ची अपनी माँ के हिस्से की पीड़ा भुगत रही है कच्ची उम्र में। नेहा, बहुत पहले हम सभी भाई बहनों की जन्म कुंडलियां पापा ने किसी पंडित को दिखाई थी। जानती हो नमिता के लिए वह क्या बोला था? कि यह लड़की कभी जमीन पर पाँव नहीं रखेगी, रानी बनकर राज करेगी। फिर अमर की कुंडली के साथ नमिता की कुंडली उसी से मिलाते समय कहा था कि ऐसा संयोग कम देखने को मिलता है। तभी मम्मी पापा का इस रिश्ते को करने का पूरा मन बन गया था, जबकि पहले अमर कम ही अच्छा लगा था। अच्छा तो यह बात थी। चौंकने की बारी अब मेरी थी। तभी आज तक मैं यह गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी कि यह रिश्ता हुआ कैसे, क्यों हुआ। अच्छी राजरानी बना के रखा है उसने नमिता को, और राजपाट भी कैसा है कि 1 रुपया कभी मन से खर्च नहीं किया होगा। बोलने तक की इजाजत है नहीं उसको। पंडित हाथ की रेखा को ठीक से पढ़ना नहीं जानता था, न मिलाना जानता था। जन्म कुंडलियों के ग्रह गोचरों को पर चेहरे पढ़ना जरूर जानता होगा। तभी नमिता के रूप और उसके पापा के आभिजात्य को देख राजरानी बनने की भविष्यवाणी कर दी। संभावना भी वही थी। कोई भी सामान्य ज्ञान रखने वाला पाखंडी पंडित वही कहता। उसमें अनहोनी क्या थी? अनहोनी तो यह थी जो घट रही थी। अमर को उसके रूप रंग, काम धंधे, स्वभाव, संस्कार की कसौटी पर परखा जाता तो वह धुंध साफ हो सकती थी, मगर पंडित के दिखाए भविष्य के सतरंगे सपने ने ऐसा भ्रमित किया कि जो बेनूर बदरंग रंग सामने थे वे भी नजर नहीं आए। इंदौर में रीता से इस मुलाकात के बाद मैं 3 साल से अधिक हुए उससे नहीं मिल पाई। दिल्ली पहुंचते ही नवीन की फर्म ने मुझे अमेरिका भेज दिया। हम उधर चले गए। नमिता से जाते समय फ़ोन पर बात की तो उसे बड़ी हताशा हुई। इस शहर में एक मैं ही थी जिसके आगे कभी कभार वह अपने भारी मन को कह सुनकर हल्का कर लिया करती थी। मैं जब इंदौर लौटी तो पता चला कि नमिता और रीता यहीं है। भाई आरव की शादी पर आई हुई हैं। तो आरव इतना बड़ा हो गया है, शादी हो रही है उसकी। दोपहर को रीता और नमिता मुझे लेने आ पहुंची।
यह रीता थी। कायाकल्प हो गया था उसका। चहक रही थी। आवाज में भरपूर आत्मविश्वास उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था, पर आंखों के कोनों में पसरा हल्का सूनापन मुझसे छिपा नहीं रहा। इस पर भी उसका पूरा व्यक्तित्व बदला सा था, स्वस्थ, स्मार्ट। मैं हैरानी से उसे देखते जा रही थी। बिना कुछ बोले आगे बढ़कर मेरा हाथ दबाते वही बोली, नेहा दीदी। अनमिता के इस रूप को देखकर चौंक गई ना। मैंने अपना दुखड़ा आपके सामने खूब रोया। क्या अब बाकी की कहानी नहीं सुनना चाहेंगी? ओ नमिता, जरूर सुनूंगी। बल्कि सच कहूँ तो तुम्हें देखकर आश्चर्य तो हो रहा है, साथ ही इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपने उन दिनों मुझे कितना सहारा दिया। मैं इसे क्या भूल सकती हूँ? हट पागल, दीदी भी कहती है। और तो चल नेहा, आज जी भरकर बातें करेंगे। कल से विवाह की गहमा गहमी में, रिश्तेदारों की भीड़ में एकांत नहीं मिल पाएगा। रीता बोली। जो नमिता ने बताया, सच में वह किसी पिक्चर जैसा था। दीदी, आरव दिल्ली आया था अपने किसी काम से। फोन खराब होने के कारण उसके आने की खबर नहीं मिली थी। अचानक घर पहुंचा। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद नहीं था। अंदर पैर रखते ही उसके मुंह पर अमर द्वारा फेंका गया अदिति का ड्रेस पड़ा और कानों में पड़ी उसकी फुफकार। इस तरह की खुली स्लीवलेस ड्रेस अदिति को पहनाओगी? पूरे कंधे पीठ खुली, समझती क्या हो अपने आप को? कुछ मैनर्स नहीं है। कहा किसने था उसके लिए कपड़े लाने को? इतने तो पड़े हैं। एक ही बात को लगभग दहाड़ते हुए दोहरा रहा था। चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। सामने नमिता मूर्ति बनी भावहीन खड़ी थी। अदिति कांप रही थी। धृतराष्ट्र और गांधारी बने सास ससुर घर को कुरुक्षेत्र बना देख अनदेखा करते अपने कमरे में बैठे थे। उनके लिए ये हमेशा का जाना पहचाना नजारा था। आरव को देख एक बार अमर सकते में आ गया। क्या हुआ? उसका इतना पूछना भर था कि अमर दुगने वेग से गरजने लगा। अपनी इस मूर्ख बहन से पूछो, कोई काम ढंग से नहीं करती। इसको मना किया हुआ है, फिर भी ऐसा बेहुदा ड्रेस लाई है। कहने को उसके पास क्या था? तिल को ताड़ बना देने की आदत के पीछे चोट उसके अहमग्रस्त वजूद पर इतनी सी बात से लग गई कि नमिता अपने मन से एक कपड़ा भी बेटी के लिए क्यों ले आई? 6 साल की बेटी के लिए स्लीवलेस कपड़े में उसे क्या बुराई नजर आ गई? अदिति के हाथ से झपट कर ड्रेस को नमिता के मुंह पर मारा था। बीच में आ गया आरव। साले साहब का इस तरह स्वागत सत्कार हुआ। युवा आरव का इससे खून गर्म होना लाजमी था। अपनी प्यारी बहन को बेवकूफ और ना जाने किन किन गालियों से नवाजा जाना सहन नहीं कर पाया। उस समय वह ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर नीचे जाकर अपने पापा को फोन किया। पापा, मैं नमिता दीदी को अपने साथ ला रहा हूँ। क्या बात हो गई? वह ठीक तो है ना? वह सब बातें वहीं आकर होगी पापा। बेटा, आखिर कुछ कहो भी। क्या हुआ आखिर? क्या कहूँ? जीजा जी का जो रंग मैंने यहाँ देखा, बस कैसे बताऊँ। सुनो आरव, मैं रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ, तब तक कुछ मत कहना। वापस ऊपर बहन के पास आया तब अमर जा चुका था। नमिता के ससुर आरव के पास बैठे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। शर्मिंदगी का स्याह रंग पुता था उनके चेहरे पर। संभ्रांत पर्दे के पीछा छिपा बदरंग रूप सामने आ चुका था। इतना होने पर भी नमिता ने आरव की पसंद का खाना बनाया, पास बैठकर मनुहार कर खिलाया। ये वही नमिता थी जिसे कोई ऊंची आवाज में कोई कुछ कह देता तो रूठ जाती, खाना नहीं खाती थी। सहते सहते शायद संवेदना शून्य हो गई थी। पापा शाम को आकर होटल में रुके और फोन करके आरव को बुलाया। उसने जो कुछ हुआ सब बताया। पापा, सुनने में मामूली बात लगेगी, किंतु उस समय जीजाजी का जो रूप मैंने देखा, मैं तो डर गया। दीदी कैसे सहती होगी? अनायासी हाथ सूजे चेहरे पर चला गया। पापा ने भी देखा, सहलाया, फिर गंभीर हो गए। दूसरे दिन आरव नमिता को घुमाने के बहाने होटल में ले आया। पापा को देखकर चौंकी। पापा का उदास खिला चेहरा देख ग्लानि से भर उठी। उफ, उस दिन दरवाजा बंद होता तो कम से कम यह सब ना होता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर आरव की जिद के कारण पापा नमिता के ससुर से और अमर से मिलने पहुंचे। इतने सालों में कभी किसी तरह का उलाहना न देने वाले और हमेशा बेहद विनम्रता व शालीनता से पेश आने वाले समधी ने जब आरव के साथ ऑफिस में प्रवेश किया तो दोनों बाप बेटे सिटपिटा गए। गंभीर व दृढ़ शब्दों में
नमिता के पापा ने दो बातें सामने रखी कि या तो नमिता को यहाँ किसी काम में लगाकर व्यस्त रखा जाए या फिर वे उसे साथ इंदौर ले जाकर कुछ करवाएंगे। वे नहीं चाहते कि लगातार के टेंशन से उनकी बेटी बिस्तर पकड़ ले। न अमर का कोई दोष बताया, न समधी को कोई उलाहना दिया। उनके ठहरे हुए शब्दों की गूंज ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे के पास एक ही रास्ता चुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं बचा था। तब स्नातक के बाद की गई नमिता की मॉन्टेसरी ट्रेनिंग की AMI की डिग्री काम आई। आरव और पापा ने जब जगह लेने से लेकर उसे व्यवस्थित करने, रजिस्ट्रेशन करवाने, विज्ञापन देने, फर्नीचर बनवाने और अनेक छोटे बड़े काम वहीं रहकर अपनी देख रेख में पूरे करवाए। दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी वक्त लगे नमिता का स्कूल शुरू करवा कर ही जाएंगे। दीदी जानती हैं, स्कूल का सारा खर्च मेरे ससुर ने दिया। अभी मेरे पास 200 बच्चे हैं। सुबह 9 से 3 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए मजे से स्कूल चला रही हूँ। बच्चों के मासूम चेहरे देखकर, उनकी प्यारी हंसी हुई बातें सुनकर मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता है। अमर भी अब पहले की तरह नहीं चीखते चिल्लाते, मेरी किसी काम में अब दखल अंदाजी भी नहीं करते। एक मूक समझौता हो गया है, बस ठहराव आ गया है दीदी। यानी कि आपसी प्रेम के बिना भी व्यस्तता व अपने होने की सार्थकता ने नमिता को संयत कर दिया था। अलगाव या दूसरे रास्ते नए तरह का तनाव पैदा कर सकते थे। वैसे सभी के हिस्से में सारे सुख कहाँ होते हैं। जो नहीं बदल सकता था नहीं बदला। मन पर लगे घाव बार बार चोट खाकर नासूर बन रहे थे, उन पर खुरंट आ गए थे। निशान तो थे ही, जो बीत गया वह लौट नहीं सकता था। बस जो समय बचा था उसे संवारा था उसने। पर यह भी तय हुआ था, जब कांपती लौ को 2 हाथों की ओट मिली थी, वरना झंझावतों के थपेड़ों से लौ बुझ ही जाती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।